चलिए, आपके ये EL 201 के अंदर सेकंड चैप्टर है, उसको हम आज लेकर चल रहे हैं, जिसका नाम है कैपेसिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग कैपेसिटर के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो कैपेसिटर हम लोग पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज़ें हम देखते हैं। तो इस क्लास में जो हमारा कंटेंट रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देखेंगे, फिर कैपेसिटेंस क्या होता है, बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होती है, और एक कैपेसिटर चार्ज किस प्रकार से स्टोर करता है, और कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ और पैरेलल में किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। सो व्हाट इज़ कैपेसिटर? कैपेसिटर इज़ ए डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब ये अपने अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर सकता है। इसके अंदर ये खासियत होती है, क्योंकि हमें पता है, देखो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से बनती है उसके बाद उस इलेक्ट्रिसिटी को हमारे पास ऐसी कोई युक्ति नहीं है कि उस इलेक्ट्रिसिटी यानी उस एनर्जी को हम कहीं स्टोर कर सकें। इसलिए जो पावर हाउसेस होता है वहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो हमें उसको सप्लाई करनी ही करनी होती है। यानी जो लोड होता है, लोड मतलब जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ उसको सप्लाई करेंगे और वहाँ काम आएगी, तभी वो हमारे काम की रहती है। हम उसको कहीं पे स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन सम हाउ कुछ एक्सटेंट तक हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ सम डिवाइस दैट आर कॉल्ड कैपेसिटर। वो जो डिवाइस जो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सके इन द फॉर्म ऑफ चार्ज की फॉर्म में, उनको बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है। अब ये कैपेसिटर एक लिमिटेड कैपेसिटी तक ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा एनर्जी हम स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी वैल्यू के कैपेसिटर्स बनाए गए हैं जिनका एक डेली यूज़ के अंदर, और जो बहुत सारे मल्टीपल यूजेज जो हमारे पास आज के टाइम में है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पर कैपेसिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हमारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से लेके बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट तक में कैपेसिटर का काम आता है। तो ये कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में अभी हम देख रहे हैं। तो डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये समझिए। अब इसमें आपके पास दो प्लेट होती है, दो कंडक्टिंग प्लेट होती हैं, और उनके बीच जो सेपरेट की जाती है किसी इंसुलेटर की सहायता से। अब ये इनके बीच का जो गैप है वो नॉन कंडक्टिव रीजन कहलाया जाता है। तो वो या तो वैक्यूम रहेगा या कोई इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इसके बीच में इंसर्ट किया जाता है। वैक्यूम मतलब अगर इसके बीच में कुछ भी नहीं है, दैट इज़ वैक्यूम। और इसके बीच में कोई इंसुलेटर अगर हम इंसर्ट कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, यानी उसके थ्रू चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, नॉन एज डाइलेक्ट्रिक। ये जो इंसुलेटर होता है उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, जैसे ग्लास, एयर, पेपर, सेमीकंडक्टर, इनमें से कोई मटेरियल इन दोनों के बीच में इंसर्ट किया जाता है। और उसके बाद जो कैपेसिटर होते हैं वो बहुत सारी वैरायटी और साइजेस और शेप में अवेलेबल हैं। साइज़ और शेप अलग अलग चीज़ होती है। साइज़ उसके डायमेंशंस को दर्शाता है, और शेप जो होता है उसकी शेप किस प्रकार की है, सिलेंड्रिकल है, सर्कुलर है, पैक, या किस तरह की जो भी शेप है वो शेप होती है। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से जैसा आपको दिख रहा है, ये इस तरह की दो प्लेट ये होती हैं, और ये जो होते हैं इसके कनेक्शन दिखाए जाते हैं कि बाहर से जब हम इसको कनेक्ट करेंगे किसी सोर्स के साथ तो इस तरह का इसका सिंबल होता है। जो कैपेसिटर का सिंबल होता है वो इस तरह से दिखाया जाता है। तो कैपेसिटर की ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो जो कैपेसिटर मुख्यतः जो होते हैं, एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है और एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, जैसा कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस टाइप का कैपेसिटर होता है, उसको पैरेलल प्लेट कहते हैं। और जो इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप जिसकी होती है उसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहा जाता है। देखिए, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर मैं आपको बताऊं, देखो ये मैंने बताया आपके पास दो प्लेट होती है, एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही। एक प्लेट के ऊपर हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को स्टोर करते हैं, दूसरी की जो प्लेट होती है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की जो पोलरिटी क्रिएट होती है, और दोनों प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है डी, उसके दोनों की सेपरेशन को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो इन प्लेट्स का एरिया होगा, प्लेट एरिया ए, इसको एरिया बोलेंगे।
तो इसके एरिया, इसकी सेपरेशन और इसके चार्ज पे निर्भर करता है कि ये जो कैपेसिटर है इसकी क्षमता कितनी है। इसी तरह से आपका ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। तो इन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर भी वही प्लेट सिस्टम, देखिए आपको एक चीज़ दिख रही होगी बीच में, देखो ये जो ब्राउन क्या मतलब थोड़ा सा ये ग्रे कलर का जो ये आपको दिख रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। और ये जो दो ग्रीन कलर की लीव्स दिख रही हैं, ये आपकी दो प्लेट का काम करती है। यहाँ पे भी वही सारा फंक्शन, वही कंसेप्ट वही है कि दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों के बीच में आपका ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये इसको हमने सिलेंड्रिकल शेप दे दी। तो ऐसे भी हमारा कैपेसिटर बनता है, उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब ये बीच में, अच्छा इससे पहले आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया था, ये बीच में क्या दिख रहे हैं आपको? एक्चुअली बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में ये चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये जो चार्ज हमारा स्टोर होता है वो यहीं होता है, इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, अभी कितना चार्ज स्टोर होगा वो डिपेंड करता है कि ये जो प्लेट का साइज़ कितना है और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। उसका एक फार्मूला होता है C, यानी इसकी जो कैपेसिटी, इसकी क्षमता एप्सिलॉन A/D। ये इसका एक कैपेसिटर का एकदम यूनिवर्सल फार्मूला है कि इसकी क्षमता कितनी है, इसके अंदर कितनी पावर है, कितनी ताकत है चार्ज को स्टोर करने की, वो इस फार्मूले पे डिपेंड करता है। ए तो देखो आपने यहाँ देख दिया कि प्लेट कितनी बड़ी है, डी क्या है, इनके बीच का गैप है, और जो एप्सिलॉन आता है ये जो एक मटेरियल कांस्टेंट या जिसको परमिटिविटी बोला जाता है, तो इसके बीच में जो मटेरियल हम यूज़, मैंने बताया था दोनों प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग इंसर्ट करते हैं, एक इंसुलेटर इंसर्ट करते हैं, उसकी परमिटिविटी कितनी है, तो उस परमिटिविटी के हिसाब से ही इसकी वैल्यू होती है। ये जो परमिटिविटी होती है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी की रिस्पेक्ट में हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसकी जो यूनिट है वो फेरेड पर मीटर के हिसाब से इसकी यूनिट होती है, इसकी जो परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन की, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन A/D। इसको आगे देखेंगे, फिलहाल अभी आप ये देखिए कि इसके बीच में जो इंसुलेटर है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा जो हमने जो कंटेंट में देखा था कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कि कैपेसिटेंस जो है, अभी तक कैपेसिटर दो चीज़ हैं, देखो कभी भी कंफ्यूज मत होना। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर तो एक डिवाइस है, जैसे रजिस्टर डिवाइस होता है। अब उस रजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है, तो उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है, यानी उस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, उसको उसकी यूनिट जो होती है उसको रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं। ऐसे ही जो कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर के अंदर कितनी क्षमता है, उसको उसकी ये जो यूनिट है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने फार्मूला बताया था ना C, वो जो C है वो कैपेसिटेंस को दर्शाता है। तो C इज़ द कैपेसिटेंस। सो ये इसकी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटेंस क्या होता है, तो इट इज़ एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, यानी वो कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये उसकी एबिलिटी होती है, उसका कैपेसिटेंस होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो फेरेड होती है, फेरेड F से डिनोट किया जाता है। और कैपेसिटेंस वैल्यूज आर नॉर्मली स्मॉलर, ये जो कैपेसिटेंस वैल्यू होती है एक्चुअली फेरेड तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, इसलिए इसको माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड या पिको फेरेड में हम लोग व्यक्त करते हैं। कभी भी कैपेसिटेंस ऐसे नहीं बोलेंगे कि उसका कैपेसिटर 2 फेरेड है, 2 फेरेड तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, इसलिए माइक्रो यूनिट या नैनो या पिको इससे पहले लगाते हैं और फिर फेरेड लगाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये जो आपको C=QV है, ये उसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है? कैपेसिटेंस और चार्ज का। देखो ये आपका, जैसे ये आपका कैपेसिटर मैंने आपको बताया, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है कि इसको जो वोल्टेज हमने अप्लाई की हुई है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितनी अप्लाई की है, और इसके अंदर जो चार्ज Q स्टोर होगा उसका बीच का जो फार्मूला है वो C=QV आता है। ये डेरिवेशन भी है, लेकिन आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि C=QV, जो चार्ज स्टोर करने की क्षमता, यानी कितना चार्ज, वोल्टेज और कैपेसिटर के बीच का रिलेशन ये आता है। तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? कैपेसिटेंस कितना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं कैपेसिटर के, और ये फिर उसके बाद Q इसका कांस्टेंट आ जाता है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो C=QV का फार्मूला निकल के आता है। तो कैपेसिटेंस of capacitor is directly proportional to charge store O on that capacitor and inversely proportional to voltage। ये देखिए
क्यू सी इज इक्वल टू, क्या बोला, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है, ये फार्मूला आप देख लीजिए, या Q इज इक्वल टू सी वी। अभी जो मैंने थोड़ा देर पहले फार्मूला बताया था वो थोड़ा उल्टा बता दिया, C इज इक्वल टू क्यू नहीं, Q इज इक्वल टू सी वी आता है इस फार्मूले के हिसाब से अगर देखें तो ये जो C है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, इसके ये फार्मूला आपका होता है। बेसिक कंस्ट्रक्शन, अगर हम बेसिक कंस्ट्रक्शन देखें कैपेसिटर की तो कुछ इस प्रकार से होती है कि आपके पास दो प्लेट होंगी, ठीक है, दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2, और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक होगा, वो डाइलेक्ट्रिक या तो एयर होगा या ग्लास होगा या पेपर होगा, तो या फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर की जो प्लेटें हैं ये तो आपकी प्लेटें हैं, इनके बीच में ये सेमीकंडक्टर है। ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर प्लेट, ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो चार्ज है वो इस प्लेट से इस प्लेट को नहीं आ पाता है, सारा चार्ज जो पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में होता है वो इन्हीं प्लेट के ऊपर ही स्टोर हो जाता है। और हमें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जहाँ होते हैं, जब दोनों जब मिलते हैं साथ में तो वो क्रिएट क्या करते हैं, अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होती है और एनर्जी इसके बीच में फिर स्टोर हो जाती है इनके चार्ज के हिसाब से। और फार्मूला क्या रहेगा, वो कितना रहेगा, वो होगा Q इज इक्वल टू सी वी का फार्मूले के हिसाब से स्टोर होगा आपका चार्ज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और C का फार्मूला भी बताया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई एप्सिलॉन ए बाई डी। इनके बीच में कितना गैप है इन ब्लू कलर की प्लेट के बीच में, और इनका एरिया कितना है, और ये जो एप्सिलॉन आता है वो इस पे डिपेंड करता है कि मैंने कौन सा मटेरियल लिया है, ग्लास लिया है, पेपर लिया है, एयर लिया है, या सेमीकंडक्टर लिया है। तो यह कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होती है कैपेसिटर की, को देखते हैं। तो स्टोर, अब प्लेट्स के ऊपर चार्ज कैसे आता है वो ज़रा उसको देख लीजिए। देखिए ये आपका कैपेसिटर है, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसको मैंने एक बैटरी से अप्लाई किया, तो कनेक्ट टू ए वोल्टेज सोर्स, इसको मैंने एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वोल्टेज V है उससे कनेक्ट किया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड नेगेटिव टुवार्ड्स अदर, ठीक है। देखो ये बैटरी होती है, बैटरी का हमें पता है कब बनती है, जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो उसका टर्मिनल होता है वो बैटरी के होते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है और उससे कनेक्ट है ये वाली प्लेट, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव जो टर्मिनल है बैटरी का वो कनेक्ट है इस वाली प्लेट से, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक चार्जेज स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ऑन प्लेट सरफेस। देखो अब ये चार्ज जो है वो क्या करेगा, चार्ज इन दोनों के बीच में, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो वो तो इस चार्ज को इस चार्ज तक जाने नहीं देगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन ये जो इंसुलेटर है इसके कारण ये सारा चार्ज जो है इसी के ऊपर, ये जो प्लेट है इसी के ऊपर एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। सो पोटेंशियल राइजेज फ्रॉम जीरो। अब इसके कारण क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, नेगेटिव यहाँ आ गया, तो उसके कारण इनके बीच में एक वोल्टेज पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल कब क्रिएट होगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल के ग्रेडियंट जो होता है उसी को पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा है या नेगेटिव चार्ज हो रहा है, एक पोटेंशियल दोनों के बीच में डेवलप हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में जब बैटरी नहीं लगाई थी तो जीरो था, अब जीरो से ये बढ़ने लगा। कैसे, जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी जितना ज़्यादा चार्ज इस पर बढ़ेगा पॉजिटिव और जितना इस पर नेगेटिव बढ़ेगा उसके हिसाब से इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा कि फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप व्हेन कैपेसिटर पोटेंशियल बिकम इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। सारा का सारी ये बैटरी के अंदर जो बैटरी का जो चार्ज है वो सब पूरा इनके ऊपर जब स्टोर हो जाएगा तो दोनों के बीच में वोल्टेज बराबर हो जाएगी यहाँ और यहाँ। तो वोल्टेज शुरुआत में यहाँ जीरो थी, फॉर एग्जांपल यहाँ कितनी थी, फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट, तो 5 से 0, ठीक है। यहाँ वोल्टेज कम है तो कम वोल्टेज की तरफ हमेशा चार्ज फ्लो करते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल था, ये लोअर पोटेंशियल था, फ्लो करेगा। जैसे जैसे 0 से 1 हुआ, 2 हुआ, और फिर 3, 4, 5 हो गया। अब हमें पता है कि बराबर पोटेंशियल जहाँ होता है वहाँ पर कभी भी चार्ज फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है। तो बराबर पोटेंशियल होते हैं, इस चार्ज का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। तो अब ये कितने वोल्ट तक चार्ज होगी, 5 वोल्ट तक, ठीक है। एग्जाम्पल लिया है हमने 5 वोल्ट तक, जितने की बैटरी होगी उतने तक ये इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो गया, ठीक है। अब तो सेम केस विद नेगेटिव चार्ज के साथ भी वही बात होगी। तो +5 वोल्ट -5 वोल्ट, सो चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर के ऊपर क्या हो गया, चार्ज। ये सिंपल, इसको उस तरह से समझे जिस तरह से हम लोग बाद में मोबाइल फ़ोन की जो अपनी बैटरी होती है वो भी एक कैपेसिटर ही है। वो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो जाती है हमारी बैटरी तो उसको चार्ज करते हैं किसके थ्रू चार्ज करते हैं,
चार्जर के थ्रू, तो अपन उसको कितना वोल्ट देते हैं, +5 वोल्ट का हमारा चार्जर होता है, ठीक है, वो 5 वोल्ट तक चार्ज होती है। तो उनके बीच में आपने देखा होगा हमारी जो कैपेसिटर की जो अपने जो मोबाइल फ़ोन की जो ये बैटरी है, देखो बैटरी बहुत पतली पतली होती है। क्यों होती है पतली और चौड़ी ज़्यादा होती है? कभी इसके बारे में सोचा है? वो इसलिए होता है कि हमें उसकी कैपेसिटी बढ़ानी होती है। क्या कैपेसिटी? तो कैपेसिटी का मैंने फार्मूला आपको बताया था, C=ε/A/D। अब देखो यहाँ से क्या निकल के आता है कि कैपेसिटी जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी। तो मैंने प्लेट ज़्यादा चौड़ी रखी तो एरिया चौड़ा हो गया, समझ गए बात को। और डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डी अगर ज़्यादा है तो सी कम हो जाएगा, यानी कि मुझे प्लेटों के बीच में गैप कम रखना पड़ेगा। जितना कम गैप रखूँगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटी मैं उसमें बढ़ा सकता हूँ। इसलिए जो बैटरी की जो प्लेटें होती हैं उनके बीच में डी कम कर किया हमने, गैप कम किया। इसलिए जो बैटरी आजकल आ रही है बहुत पतली पतली बैटरी, लेकिन चौड़ी बैटरी आ रही है। वो इसीलिए आ रही है कि कैपेसिटी ज़्यादा हो उन बैटरीज़ की, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर किया जा सके। तो यही कारण है कि वो भी हमारे एक कैपेसिटर ही है। जो बैटरी हम यूज़ करते हैं उसको हम बैटरी नाम इसलिए दिया कि देखो प्लस और माइनस चार्ज हो गया ना, तो बैटरी में भी प्लस और माइनस टर्मिनल होता है, इसलिए उसको हम बैटरी बोल देते हैं। एक्चुअली में वो हमारा एक कैपेसिटर ही है और कुछ नहीं है। वो सिंपल सा एक कैपेसिटर हमारे सबके मोबाइल फ़ोन के अंदर है। इसके अलावा आपने कैपेसिटर देखा होगा हमारे पंखे के अंदर। देखो पंखे के अंदर कैपेसिटर कैसा होता है हमारा, ऐसा गोल सा कैपेसिटर होता है यूँ, जो हमारे पंखे के अंदर लगा हुआ होता है, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। और जो हमारी बैटरी फ़ोन के अंदर लगी हुई वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसके अंदर से हमारे 2 तार निकले हुए होते हैं, ठीक है, और ये पंखे में काम होता है। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का कैपेसिटर होता है, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कुछ कुछ अभी, कि कैपेसिटर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। देखिए ये सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन, जैसे आप रेजिस्टेंस के अंदर जानते हैं ना कि रेजिस्टेंस को सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट किस प्रकार से आता है। तो वहाँ पर भी हमने कैपेसिटर का भी आप लोगों ने देखा होगा कि सीरीज़ और पैरेलल जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल चार्ज जो होता है वो टोटल चार्ज होगा। जैसे ये आपके 3 कैपेसिटर हैं, ये किस पे कनेक्ट है आपको बताओ जरा, पैरेलल में कनेक्ट है नहीं आपस में, यानी कि इनके दोनों टर्मिनल एक ही टर्मिनल पे जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए पैरेलल में आ जाते हैं। तो 2 टर्मिनल है यहाँ पे, यहाँ जैसे आपको दिख रहा है यहाँ 2 टर्मिनल है, ए और बी, ठीक है। तो अगर पैरेलल की बात की जाए कैपेसिटर के अंदर तो उनके अंदर वोल्टेज सेम रहेगी। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि दोनों टर्मिनल, एक टर्मिनल ये इसका भी यही है, इसका भी है, सारा टर्मिनल सबके तीनों की एक जगह ही है, तो सब में पैरेलल में वोल्टेज बराबर रहते हैं, तो अपने को पता ही है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेज। ये क्यों होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जुड़ क्यों जाएगा? वो जुड़ इसलिए जाएगा क्योंकि उनका जो चार्ज है वो जुड़ जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी का फार्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, Q इज इक्वल टू सी वी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब चार्ज जुड़ जाएगा तो कैपेसिटेंस भी जुड़ जाएंगे पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ देखिए Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हमारा एक कैपेसिटर है C1, उसका चार्ज Q1 है, C2 कैपेसिटर है उसका Q2 चार्ज है, और ये C3 है इसका Q3 है। ये पैरेलल में कनेक्ट है, इनके अक्रॉस एक वोल्टेज लगाई हुई है V। तो अब हमें इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला ये है कि वो कैपेसिटेंस सीधे सीधे आप जोड़ दो, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्यों जोड़ दो? क्योंकि उनका चार्ज सेम है, ठीक है। ये देखिए Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऑब्वियसली तीनों का चार्ज जुड़ेगा तो Q का फार्मूला ये रहा QCV। तो Q1 का क्या होगा? C1V, V सब में बराबर है C2V, ठीक है, C2V और C3V। अब V कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इसको मैंने क्या लिख दिया? C इक्विवेलेंट इंटू में V, तो फार्मूला तो वही आ गया टोटल Q का, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। अब ये C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी यहाँ से आपके पास फार्मूला आ गया कि अगर 3 कैपेसिटर आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हों तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इनका एल्जेब्रिक सम आएगा, ठीक है, ईजी। अगर इन्हीं की जगह अगर रेजिस्टेंस होता तो उसका उल्टा हो जाता, वो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1 प्लस R2 प्लस 1 प्लस R3 ऐसा करते। लेकिन यहाँ कैपेसिटर है क्योंकि इनके चार्ज जो हैं वो जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? क्योंकि देखो इस वाले कैपेसिटर का प्लस टर्मिनल जुड़ रहा है एक जगह है, इसका प्लस टर्मिनल एक जगह है, इसका नेगेटिव एक साथ है, इसका नेगेटिव एक साथ है, तो सारा चार्ज जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है पैरेलल कनेक्शन और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो अगर
इसकी सीरीज़ की बात अगर हम की जाए तो सीरीज़ में क्या होगा, देखो ये आपके कैपेसिटर्स हैं सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। इसका ये सीरीज़ के अंदर क्या होता है, सीरीज़ के अंदर आपकी वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, ठीक है, लेकिन चार्ज रिमेन्स सेम। ओके, सबका चार्ज रिमेन सेम होगा। तो द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये रेजिस्टेंस के सीरीज के हिसाब से होगा। देखो वोल्टेज बढ़ जाएगी आपस में, तो वोल्टेज क्या कैसे बटेगी, V1 V2 और V3 में बढ़ जाएगी। मान लो इसमें V1 आ गई, इसमें V2 स्टोर हो जाएगी, इसमें V3 हो जाएगी। अब Q इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला अभी मैंने बताया था ना CV, तो V क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाई C। तो यहाँ पे V की जगह Q बाई C रख दिया, तो पहला कैपेसिटर C1, दूसरा C2 और तीसरा C3। Q कॉमन ले लिया तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब ये देखिए Q तो बाहर रहेगा और इसको मैंने इक्विवेलेंट लिख दिया कि ये C इक्विवेलेंट है, Q बाई C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, फार्मूला देख लो, 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सीरीज में आपके कैपेसिटेंस जुड़ रहे हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका निकलेगा वो ऐसे निकलेगा जैसा यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटेंसेस। अब कैपेसिटेंसेस के अगर एप्लीकेशंस को हम देखें तो क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है कैपेसिटर की, तो बैटरीज, यूज एज बैटरीज, अभी बताया था ना मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी होती है वो एक कैपेसिटर ही है, तो यूज़ एज ए बैटरी की तरह ये काम होता है। यूज़ एज सेंसिंग डिवाइस, सेंसिंग डिवाइस के तौर पे भी काम आता है। कई बार जो डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स होते हैं, एक प्लेट को हम मूव करते हैं तो उससे क्या चेंज होता है, डी चेंज होता है, डी चेंज होने से सी चेंज होगा, और सी चेंज होने से सर्किट के अंदर, जिस सर्किट के अंदर वो कैपेसिटर लगा हुआ होगा उसकी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के चेंज होने से सर्किट के अंदर जो भी डिस्प्ले आएगा वो उसके कैपेसिटर के इक्विवेलेंट होगा। तो एज ए सेंसिंग डिवाइस हम इसको यूज़ करते हैं। और यूज एज ए सेपरेट AC एंड DC, ओके। और यूज इन व्हीकल ऑडियो सिस्टम, व्हीकल के ऑडियो सिस्टम के अंदर जो हम फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर जो वॉइस होती है उसके अंदर से AC को हटाने के लिए और फिल्टरिंग पर्पस के लिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ को जो नॉइज़ की फॉर्म में होती है उनको फिल्टर करने के लिए ऑडियो सिस्टम के अंदर हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो ये आपका जो आज का जो लेक्चर है वो आपका सेकेंड यूनिट का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अगले लेक्चर में हम लोग इसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कैपेसिटर्स की क्या क्या होती है, किस प्रकार के कैपेसिटेंस होते हैं। सो आज का ये वीडियो लेक्चर अभी यहीं तक करेंगे।